माया पंछी का समूह, अध्याय 16। हॉक्स हेड में गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाने का सुझाव देने के बाद हरमाइनी ने हैरी से पूरे 2 सप्ताह तक इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। अम्ब्रिज ने हैरी को जो सज़ा दी थी वो पूरी हो गई थी। वो तीनों रूपांतरण में अपने चूहे को ओझल करने में कामयाब हो गए थे। हरमाइनी तो दरअसल बिल्लियों को भी ओझल करने लगी थी। हरमाइनी अचानक एक शाम बोली, हैरी, मैं सोच रही थी, क्या तुमने गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में सोचा है? हैरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं कैसे नहीं सोचूंगा जब इतनी खूसट बुढ़िया हमें वो विषय पढ़ा रही है। मेरा मतलब रॉन और मेरे सुझाव के बारे में है। रॉन ने दहशत और गुस्से में उसकी तरफ देखा। हरमाइनी ने रॉन की तरफ देख कर त्योरियां चढ़ाई और बोली, ओह ठीक है, मेरे सुझाव के बारे में कि तुम हमें सिखाओगे। हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। वो एशियाई विषहर को पढ़ने का नाटक करने लगा, क्योंकि वो ये नहीं कहना चाहता था कि उसके मन में क्या है। उसे ये विचार पागलपन भरा लगता था, जैसा उस रात लगा था जब हरमाइनी ने इसका प्रस्ताव रखा था। बाकी रातों में जब उन मंत्रों के बारे में वो सोचता जिन्होंने शैतानी प्राणियों और प्राण भक्षियों से हुई मुठभेड़ों में उसकी सबसे ज़्यादा मदद की थी, दरअसल अवचेतन रूप से वो एक तरह से सिखाने की योजना बनाने लगा था। हाँ, मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा है। और हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, हैरी ने समय पाने के लिए कह दिया। उसने रॉन की तरफ देखा। रॉन समझ गया था हैरी चिल्लाएगा नहीं। वो बोला, मुझे तो शुरू से ही ये सुझाव अच्छा लगा था। हैरी ने कुर्सी में कसमसाते हुए अपना पहलू बदला। तुमने मेरी बात तो सुन ही ली थी कि ज़्यादातर काम किस्मत की बदौलत हुए थे, है ना? हाँ हैरी, हरमाइनी ने धीरे से कहा, लेकिन फिर भी ये नाटक करने से कोई फ़ायदा नहीं कि तुम गुप्त कलाओं से रक्षा में निपुण नहीं हो। तुम इकलौते विद्यार्थी हो जो सम्मोहन शाप से मुकाबला करके उसे उबर पाया था। तुम पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो, तुम वो सारे काम कर सकते हो जो बहुत से वयस्क जादूगर भी नहीं कर पाते, विक्टर हमेशा कहता था। उसने कहा था कि हैरी तो ऐसे काम जानता है जो वो भी नहीं जानता, जबकि वो डर्मिस्ट्रैंग के आखिरी साल में पढ़ता था। रॉन हरमाइनी को शक भरी निगाह से देख रहा था। तुम उसके संपर्क में अब भी तो नहीं हो? अगर हूँ भी तो क्या? पत्र मित्र बनने में क्या हर्ज है? अच्छा, तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम हमें सिखाओगे? सिर्फ तुम्हें और रॉन को, ठीक है? देखो हैरी, दोबारा मुंह मत फुलाना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें हर उस विद्यार्थी को सिखाना चाहिए जो सीखना चाहता है। मेरा मतलब, हम वो वोल्डेमार्ट के खिलाफ अपनी रक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। और रॉन, नाम सुनकर चौंका मत करो। हैरी, ये ठीक नहीं लगता है कि हम दूसरों को मौका ना दें। हैरी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के सिवा कोई और मुझसे कुछ सीखना चाहेगा। याद है ना, लोग मुझे खिसका हुआ समझते हैं। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। देखो, उसकी तरफ वो झुक गई। उसे त्योरी चढ़ाकर घूर रहा रॉन भी सुनने के लिए आगे झुक गया। अक्टूबर में हॉक्समीड के पहले वीकेंड में अगर हम हर दिलचस्पी रखने वाले को गांव में हमसे मिलने के बारे में कहें तो कैसा रहेगा? वहां हम इस बारे में बात कर सकते हैं। रॉन ने कहा, हमें स्कूल से बाहर ही काम करने की ज़रूरत क्यों है? हरमाइनी दोबारा चाइनीज चॉम्पिंग कैबेज के उस चित्र को बनाने लगी जो वो उतार रही थी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अम्ब्रिज को हमारे इरादे पता चल गए तो वो खुश नहीं होंगी। हैरी हॉक्समीड की वीकेंड यात्रा के बारे में उत्साहित था, लेकिन उसे एक बात की चिंता सता रही थी। सितंबर की शुरुआत में आग में प्रकट होने के बाद से सीरियस बिल्कुल खामोश था। हैरी जानता था उन लोगों से गुस्सा होगा, क्योंकि उन्होंने उसे हॉक्समीड आने से मना किया था। उससे अब भी कभी कभार ये चिंता होती थी कि सीरियस सारी सावधानी छोड़कर उससे मिलने आ जाएगा तो वो क्या करेंगे। अगर एक बड़ा काला कुत्ता हॉक्समीड में छलांगे भरता हुआ उसकी तरफ आएगा, शायद ड्रैको मैल्फॉय की नाक के नीचे। देखो, इस बात के लिए उसे दोष कैसे दिया जा सकता है जब वो बाहर निकलना चाहता है? रॉन ने कहा, जब हैरी ने उसे और हरमाइनी को अपना डर बताया। मेरा मतलब है, वो 2 साल से कानून से भाग रहा है। ये मज़ेदार अनुभव भले ही ना हो, लेकिन कम से कम वो आज़ाद तो था, है ना? जबकि अब वो सारे समय उस घटिया घरेलू जिन्न के साथ एक मकान में बंद है। हरमाइनी ने रॉन की तरफ भुरकटी चढ़ाई, लेकिन इसके अलावा उसने क्रीचर के इस अपमान को नज़रअंदाज कर दिया। हरमाइनी ने हैरी से कहा, दिक्कत यह है कि जब तक वो वोल्डेमार्ट, भगवान के लिए रॉन मुंह मत बनाओ, खुलकर सामने नहीं आता है, तब तक सीरियस को इस तरह छिप कर रहना पड़ेगा। मेरा मतलब है, मूर्ख मंत्रालय तब तक सीरियस की बेगुनाही का एहसास नहीं कर पाएगा। तभी वे यकीन करेंगे कि डंबलडोर शुरू से उसके बारे में सच्चाई बता रहे थे।
और जब वे दोबारा असली प्राण भक्षियों को पकड़ने लगेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सीरियस प्राण भक्षी नहीं है। मेरा मतलब है, एक तो उसके हाथ पर ही निशान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना मूर्ख होगा कि हॉग्समीड आ जाएगा, रॉन ने हिम्मत बंधाते हुए कहा। अगर उसने ऐसा किया तो डंबलडोर बहुत नाराज़ होंगे। भले ही सीरियस को डंबलडोर की बात अच्छी ना लगती हो, लेकिन फिर भी वो उनकी बात मानता है। इसके बाद भी जब हैरी के चेहरे से चिंता के बादल नहीं हटे तो हरमाइनी बोली, सुनो, रॉन और मैं उन लोगों की टोह ले रहे हैं जो हमारे हिसाब से गुप्त कलाओं से रक्षा को सही तरीके से सीखना चाहते हैं। 2-3 लोग इसमें दिलचस्पी लेते दिख रहे थे। हमने उनसे हॉग्समीड में मिलने को कह दिया है। ठीक है, हैरी ने कहा। चिंता मत करो हैरी, तुम्हारे पास सीरियस के अलावा बहुत सी समस्याएं हैं, हरमाइनी ने धीरे से कहा। जाहिर है हरमाइनी ने सही कहा था। हैरी अपना होमवर्क भी मुश्किल से पूरा कर पा रहा था, हालांकि उसकी स्थिति पहले से बेहतर थी। रॉन और हैरी सप्ताह में 2 बार क्विडिच प्रैक्टिस करते, लेकिन रॉन तो अपने होमवर्क में हैरी से भी पीछे था, क्योंकि उसे प्रीफेक्ट का काम भी करना पड़ता था। बहरहाल दोनों से ज़्यादा विषय होने के बावजूद हरमाइनी ने न सिर्फ अपना होमवर्क कर लिया था, बल्कि वो घरेलू जिन्नों के लिए कपड़े बुनने का समय निकाल रही थी। हैरी को मानना पड़ रहा था कि इस काम में वो बेहतर होती जा रही है। उसकी बनाई टोपी और मोजे में अब फ़र्क समझ आने लगा था। हॉग्समीड की यात्रा वाली सुबह धूप भरी लेकिन हवादार थी। नाश्ते के बाद विद्यार्थी फिल्च के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। फिल्च विद्यार्थियों के नामों की लंबी सूची में उनके नाम देख रहा था। टीस के साथ हैरी ने याद किया, अगर सीरियस की मेहरबानी ना होती तो वो ये यात्रा नहीं कर सकता था। जब हैरी फिल्च के पास पहुंचा तो उसने ज़ोर की सांस खींची, जैसे हैरी के आसपास किसी चीज़ की गंध खोज रहा हो। फिल्च, तुम्हें क्यों सूंघ रहा था? रॉन ने पूछा। मुझे लगता है वो गोबर बमों की गंध सूंघ रहा है, हैरी ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। फिर उसने सीरियस को चिट्ठी भेजने वाली कहानी बताई। उसे देखकर हैरानी हुई कि हरमाइनी कहानी को दिलचस्पी से सुन रही है। उसने पूछा, तुम गोबर बम का ऑर्डर दे रहे हो? ये गोपनीय जानकारी उसे किसने दी थी? क्या पता, शायद मेलफॉय ने। मेलफॉय? अच्छा हाँ, हो सकता है। वो हॉग्समीड के बाहरी इलाकों में चलते समय भी गहरे सोच विचार में डूबी रही। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? 3 ब्रूमस्टिक में? हैरी ने पूछा। ओह नहीं, वो जगह हमेशा भरी होती है, वहाँ काफ़ी शोर होता है। मैंने बाकी विद्यार्थियों से कह दिया था कि वो हमसे दूसरे शराब खाने हॉग्स हेड में मिलें। तुम जानते हो ना, वो मुख्य सड़क पर नहीं है। मुझे लगता है वहाँ का माहौल थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन वहाँ पर आम तौर पर विद्यार्थी नहीं जाते, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई अनचाहा व्यक्ति हमारी बात सुनेगा। वो मुख्य सड़क पर चलते समय जोंको की जोक शॉप के पास से निकले, जहाँ उन्हें फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन को देखकर हैरानी नहीं हुई। वो एक सड़क पर मुड़ गए जिसके आखिरी में एक छोटी सी सराय थी। दरवाजे पर जंग लगी छड़ से लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। जब वो नज़दीक पहुंचे, साइन बोर्ड हवा में खड़खड़ की आवाज़ करने लगा। तीनों दरवाजे के बाहर थोड़ा झिझके। ओह चलो भी, हरमाइनी ने थोड़ी घबराहट से कहा। हैरी सबसे पहले दरवाजे के अंदर गया। ये शराब खाना 3 ब्रूमस्टिक्स जैसा नहीं था, जिसके बड़े जार में गर्मजोशी और साफ सफाई का एहसास होता था। हॉग्स हेड का बार एक छोटे मेले और बहुत गंदे कमरे में था, जिसमें बकरियों जैसी बदबू भरी थी। पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे फर्श मिट्टी का बना हो, हालांकि उस पर पैर रखने के बाद हैरी को एहसास हुआ नीचे का पत्थर था, जिस पर सदियों की धूल इकट्ठा हो गई थी। हैरी को याद आया, जब फर्स्ट ईयर में वो पढ़ता था तो हैग्रिड ने कहा था हॉग्स हेड में बहुत से अजीब लोग आते हैं। वहीं उसने एक नकाब पोश अजनबी से ड्रैगन का अंडा जीता था। बहरहाल उसने देखा कि हॉग्स हेड में चेहरा छिपा कर रखना एक तरह का फैशन था। 2 नकाब पोश एक खिड़की के पास लगी टेबल पर बैठे थे। अगर वो यॉर्कशायर के स्पष्ट लहजे में बात नहीं कर रहे होते तो हैरी उन्हें दम पिशाच समझ सकता था। अंगीठी के पास अंधेरे कोने में एक जादूगरनी बैठी थी, जिसने अपने शरीर पर एक मोटा काला चोगा डाल रखा था। हैरी बार तक जाने लगा। उसने मोटे चोगे वाली जादूगरनी की तरफ देखते हुए बुदबुदा कर कहा, मैं नहीं जानता हरमाइनी, तुमने क्या सोचा है कि इसके नीचे अम्बरिज भी हो सकती हैं? हरमाइनी ने काले चोगे वाली आकृति पर पैनी निगाह डाली। उसने धीरे से कहा, अम्बरिज उस औरत से नाटी है। और वैसे भी हैरी, अगर अम्बरिज यहाँ आ जाए तो भी वो हमें किसी तरह से रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार स्कूल के पूरे नियम पढ़ लिए हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ख़ास तौर पर प्रोफेसर फ्लिटविक से पूछा था क्या विद्यार्थियों को हॉग्स हेड में जाने की इजाज़त है। उन्होंने हाँ की थी, लेकिन साथ ही मुझे सलाह दी थी कि हम अपने गिलास खुद लेकर जाएं।
इसके अलावा मैंने स्टडी ग्रुप्स और होमवर्क ग्रुप्स के बारे में सारे नियम पढ़ लिए हैं और निश्चित रूप से उन्हें बनाने की इजाज़त है। मैं तो बस अपने काम का प्रचार नहीं करना चाहती। हैरी ने सूखे गले से कहा, ठीक है, खास तौर पर जब तुम जो शुरू करने जा रही हो वो होमवर्क ग्रुप जैसा नहीं है ना? बारमैन के पीछे से एक आदमी निकलकर उनकी तरफ आया। वो चिड़चिड़ा दिखने वाला बूढ़ा था। उसे देखकर हैरी को लगा जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। क्या चाहिए? उसने गुर्राते हुए पूछा। हरमाइनी बोली, 3 बटर बियर। बूढ़ा बारमैन काउंटर के नीचे झुका, धूल में लिपटी 3 गंदी बोतलें निकालकर काउंटर पर धम्म से पटक दी। 6 सिकल, मैं देता हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा और चांदी के सिक्के निकाल कर दे दिए। बारमैन की निगाह हैरी पर पड़ी और एक पल के लिए उसके माथे के निशान पर ठहर गई। वो मुड़ा और उसने हैरी के दिए पैसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी में डाल दिए। गंदी भूरी पट्टियों वाले आदमी ने काउंटर पर अपनी उंगलियों की गांठें ठोंकी और बारमैन ने उसे धुआं उगलती शराब का एक और गिलास दे दिया। रॉन बार की तरफ उत्साह से देखते हुए बुदबुदाया, तुम जानते हो, यहाँ जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ वो आदमी हमें बिना सोचे समझे कुछ भी दे देगा। बड़े दिनों से फायर विस्की पीने की तमन्ना है। हरमाइनी गुर्रा कर बोली, तुम परफेक्ट हो। ओह, रॉन ने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान उड़ गई। हाँ। हैरी ने अपनी बटर बियर के जंग लगे ढक्कन को खोलकर एक घूंट भरते हुए हरमाइनी से कहा, हमसे कौन कौन मिलने आने वाला है? बस 2-3 लोग। उन्हें मालूम होगा कि ये कहाँ हैं। ओह देखो, शायद वो लोग आ गए हैं। शराब खाने का दरवाज़ा खुला। पहले तो डीन और लेवेंडर के साथ नेविल आया, फिर उनके पीछे पीछे पार्वती और पद्मा पाटिल, और उनके साथ चो और उसकी आम तौर पर खी खी करने वाली सहेली अंदर आईं। इसके बाद लूना लवगुड अकेली अंदर आई, जो खोई खोई दिख रही थी, जैसे संयोग से वहाँ आ गई हो। इसके बाद केटी बेल, एलिसिया स्निपेट, एंजेलिना जॉनसन, कॉलिन और डेनिस क्रीवी, अर्नी मैकमिलन, जस्टिन फिंच फ्लेचली और हन्ना एबॉट अंदर आ गए। फिर लंबी चोटी वाली मेहनतकश हाउस की एक लड़की अंदर आई जिसका नाम हैरी नहीं जानता था। इसके बाद चील घात हाउस के 3 लड़के अंदर आए जिनके बारे में हैरी को यकीन था। उनके नाम एंथनी गोल्डस्टीन, माइकल कॉर्नर और टेरी बूट होंगे। फिर जिनी आई जिसके पीछे भूरे बालों वाला लंबा और दुबला पतला लड़का था जिसकी नाक ऊपर की तरफ थी। हैरी को याद था वो मेहनतकश हाउस की क्विडिच टीम का खिलाड़ी था। और सबसे आखिर में फ्रेड और जॉर्ज वीजली अपने दोस्त ली जॉर्डन के साथ आए। 2-3 लोग? हैरी ने भर्राए गले से हरमाइनी से कहा, देखो ये सुझाव काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। रॉन, कुछ और कुर्सियाँ खींच लो। बारमैन ने गिलास को बहुत गंदे कपड़े से पोंछ रहा था। कपड़े को देखकर लगता था जैसे उसे कभी धोया नहीं गया हो। वो गिलास पोंछते पोंछते रुक गया, स्तब्ध दिख रहा था। उसने अपने शराब खाने में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। हाय! फ्रेड सबसे पहले काउंटर पर पहुंचा। उसने अपने साथियों को गिना। क्या हमें 25 बटर बियर मिल सकती हैं? बारमैन ने एक पल के लिए उसकी तरफ गुस्से से घूरा, फिर उसने चिढ़कर गंदे कपड़े को नीचे फेंक दिया, जैसे फ्रेड ने उसके महत्वपूर्ण काम में बाधा डाल दी हो, और फिर वो उठाकर बटर बियर देने लगा। चीयर्स! फ्रेड ने विद्यार्थियों की तरफ बटर बियर बढ़ाते हुए कहा, सभी लोग चंदा निकालो, मेरे पास इन सब के लिए पैसे नहीं हैं। हैरी सुन्न होकर देखता रहा। सभी विद्यार्थियों ने फ्रेड से बियर ली और सिक्के खोजने के लिए अपने दुशालों की जेब टटोलने लगे। हैरी को समझ नहीं आया इतने सारे विद्यार्थी यहाँ किस लिए आए थे। उसे भयंकर विचार आया कि शायद वो उसे भाषण देने की उम्मीद कर रहे होंगे। ये ख्याल आते ही वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। तुमने लोगों को क्या बताया है? वो किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया तो था, वो बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। हरमाइनी ने शांति से कहा, लेकिन हैरी इतने गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा कि उसने जल्दी से आगे जोड़ दिया, तुम्हें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं उनसे बात करूंगी। नेविल उनके सामने वाली सीट पर मुस्कुराते हुए बैठ गया। हाय हैरी। हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, बोला कुछ नहीं। उसका मुंह सूख गया था। जो अभी अभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। रॉन उसकी दाईं तरफ बैठा था। लाल सुनहरे घुंघराले बालों वाली उसकी सहेली जरा भी नहीं मुस्कुराई। इसके बजाय उसने हैरी को बहुत अविश्वास से देखा, जिससे साफ जाहिर था कि अगर उसका वश चलता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। अच्छा तो हेलो, हरमाइनी ने कहा। घबराहट के कारण उसकी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा ऊंची हो गई थी। अच्छा तो हाँ, आप सब जानते हैं हम यहाँ क्यों आए हैं। मेरा मतलब है, मेरे मन में विचार आया कि अच्छा रहेगा कि जो लोग गुप्त कलाओं से रक्षा का अध्ययन करना चाहते हैं, मेरा मतलब सचमुच पढ़ना चाहते हैं, उस तरह का मजाक नहीं जो अम्बरिज हमारे साथ कर रही हैं। हरमाइनी की आवाज़ अचानक ज़्यादा दमदार और विश्वासपूर्ण हो गई थी।
तो मुझे लगता है कि अच्छा ये रहेगा कि हम मामले को अपने हाथ में ले लें। हरमाइनी ने ठहर कर हैरी की तरफ कनखियों से देखा। और मेरा मतलब ये है कि हम सही तरीके से खुद की रक्षा करना सीखें, सिर्फ सिद्धांत में ही नहीं बल्कि मंत्रों का प्रयोग करके देखें। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम गुप्त कलाओं से रक्षा के OWL में पास होना चाहती हो, है ना? माइकल कॉर्नर ने कहा, जो उसे गौर से देख रहा था। जाहिर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आत्मरक्षा का सही प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमार्ट लौट आया है। प्रतिक्रिया तत्काल हुई, उम्मीद के मुताबिक हुई। जो की सहेली चीख उठी, उसने खुद पर बटर बियर छलका दी। पद्मा पाटिल को कंपकपी छूट गई। नेविल ने अजीब सी आवाज़ निकाली। बहरहाल वो सभी लगातार उत्सुकता से हैरी की तरफ देखने लगे। तो योजना ये है कि अगर तुम सब इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहते हो तो ये फैसला करना होगा हम इस काम को कैसे करें। मेहनतकश के सुनहरे बालों वाली खिलाड़ी ने थोड़ी आक्रामक आवाज़ में कहा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है? देखो, डम्बलडोर को इस बात पर यकीन है। सुनहरे बालों वाले लड़के ने हैरी की तरफ सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है डम्बलडोर को इसकी बात पर यकीन है? तुम कौन हो? रॉन ने थोड़ी बदतमीजी से पूछा। जकारियस स्मिथ। और मुझे लगता है हमें ये जानने का हक है वो ऐसा क्यों कहता है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। देखो, मीटिंग दरअसल ये बताने के लिए नहीं बुलाई गई है। ठीक है हरमाइनी, हैरी बोला। उसे अभी अभी समझ में आया था कि इतने लोग वहाँ क्यों आए हैं। उसने सोचा कि हरमाइनी को इसका अंदाज़ा होना चाहिए था। इनमें से कुछ लोग, शायद ज़्यादातर लोग, इस उम्मीद से आए होंगे कि वो हैरी के मुंह से सुन लें कहानी क्या है। मैं क्यों कहता हूँ कि तुम जानते हो कौन लौट आया है? उसने जकारियस स्मिथ के चेहरे की तरफ देखते हुए दोहराया। मैंने उसे देखा था। अगर तुम्हें डम्बलडोर की बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हें मेरी बात पर भी यकीन नहीं होगा। इसलिए मैं किसी को यकीन दिलाने में अपनी दोपहर बर्बाद नहीं कर सकता। हैरी के बोलते समय सबने अपनी सांस रोक ली थी। हैरी को एहसास हुआ बारमैन उनकी बातें सुन रहा था। वो उसी गिलास को गंदे कपड़े से लगातार पोंछकर उसे पहले से ज़्यादा गंदा कर रहा था। जकारियस ने इस बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, डम्बलडोर ने हमें पिछले साल इतना ही बताया था। तुम जानते हो कौन ने सेड्रिक डिगोरी को मार डाला था। तुम डिगोरी की लाश को हॉगवर्ट्स में लाए थे। हैरी ने कहा, अगर तुम ये सुनने आए हो कि वोल्डेमार्ट जब किसी की हत्या करता है तो कैसा महसूस होता है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसका गुस्सा इन दिनों सतह के बहुत करीब रहता था। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वो संकल्प कर चुका था वो चो की तरफ नहीं देखेगा। इसलिए उसने अपनी निगाह जकारियस स्मिथ के आक्रामक चेहरे पर जमाई रखी। मैं सेड्रिक डिगोरी के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है? और इसलिए अगर तुम यही जानने आए हो तो तुम जा सकते हो। उसने हरमाइनी की तरफ गुस्से से देखा। उसे महसूस हुआ ये सब उसकी गलती है। वो सब उसकी अजीब कहानी सुनने आए थे, लेकिन उनमें से कोई अपनी कुर्सी से उठा तक नहीं। जकारियस स्मिथ भी नहीं, हालांकि वो हैरी की तरफ घूर कर देखता रहा। तो हरमाइनी ने कहा। अब उसकी आवाज़ दोबारा बहुत ऊंची हो गई थी। तो मैं जैसा कह रही थी, तुम लोग अगर रक्षा करना सीखना चाहते हो तो योजना बनानी होगी। हम ये काम कैसे करेंगे? हम कितनी बार मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे? पीठ पर लटकती लंबी चोटी वाली लड़की ने हैरी की तरफ देखा। क्या सच है कि तुम पितृदेव उत्पन्न कर सकते हो? इस बात पर समूह में दिलचस्पी की बुदबुदाहट होने लगी। हैरी ने थोड़े रक्षात्मक तरीके से कहा, हाँ, पूरे शरीर वाला पितृदेव। इस वाक्यांश से हैरी को कुछ याद आया। उसने पूछा, तुम मैडम बोन्स को तो नहीं जानती हो? लड़की मुस्कुराई। वो मेरी आंटी हैं। मेरा नाम सूजन बोन्स है। उन्होंने मुझे तुम्हारी सुनवाई के बारे में बताया। क्या ये सच है कि तुम मृग का पितृदेव उत्पन्न कर लेते हो? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। ली ने काफी प्रभावित दिखते हुए कहा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। फ्रेड ने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी ने रॉन को हिदायत दी थी कि वो इस बात का प्रचार ना करे। उनका कहना था कि तुम्हें वैसे भी पर्याप्त से ज़्यादा ध्यान मिल जाता है। उन्होंने गलत नहीं कहा था। हैरी बुदबुदाया, जिस पर 2-3 विद्यार्थी हंस पड़े। अकेली बैठी काले चोगे वाली जादूगरनी अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा हिली। और क्या तुमने डम्बलडोर के ऑफिस में रखी तलवार से काल दृष्टि नाम की भयानक सांप को मारा था? टेरी बूट ने पूछा। जब मैं पिछले साल वहाँ गया था तो दीवार पर लगी एक तस्वीर ने मुझे ये बात बताई थी। हैरी ने कहा, हाँ, मैंने ऐसे किया था। जस्टिन फिंच फ्लेचली सीटी बजाने लगा। क्रीवी बंधुओं ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। लेवेंडर ब्राउन धीरे से बोली, वाह। हैरी को अपने कॉलर के आसपास गर्मी महसूस होने लगी। उसने संकल्प कर लिया था कि वो चाहे जहां देखे चो की तरफ नहीं देखेगा। नेविल ने पूरे समूह से कहा, और हमारे फर्स्ट ईयर में उसने फारस पत्थर को बचाया था। हरमाइनी फुसफुसाकर बोली, फारस नहीं, पारस। हाँ वही। इसके लिए उसने तुम जानते हो कौन से मुकाबला किया था।
हन्ना एबॉट की आंखें गैलियन की तरह गोल मटोल हो गईं। यही नहीं, उसने पिछले साल त्रिकोणीय टूर्नामेंट में बहुत सारे खतरनाक काम किए, ड्रैगन, जलमानुषों और भयानक जानवरों को पार किया। जो ने हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। टेबल पर बैठे सभी विद्यार्थी प्रभावित होकर बुदबुदाने लगे। हैरी के मन में उथल पुथल मची थी। जो ने उसकी तारीफ की थी, इस बात से उसके लिए वो कहना मुश्किल हो गया था जिसे कहने का वो संकल्प कर चुका था। देखो, मैं झूठी विनम्रता का नाटक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इन सारे मामलों में काफ़ी मदद मिली है। ड्रैगन के साथ तो नहीं मिली थी, वो तो बहुत शानदार उड़ान थी। हाँ, हैरी ने कहा। उसे महसूस हुआ कि इस बात से सहमत न होना बेमानी होगी। सूजन बोन्स बोली, और गर्मियों में दम पिशाचों से बचने के लिए किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? नहीं, ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने इनमें से कुछ काम बिना किसी मदद के किए थे, लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, क्या तुम हमें इनमें से कोई चीज़ दिखाने से बचने की कोशिश कर रहे हो? जकारियस स्मिथ ने कहा। हैरी के कुछ बोलने से पहले रॉन जोर से बोल पड़ा, मैं एक सलाह दूं? तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? रॉन अब जकारियस को इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे पीटने से बेहतर काम की कल्पना नहीं कर सकता था। जकारियस का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, हम सब यहाँ उससे सीखने आए हैं और अब वो हमसे कह रहा है कि दरअसल इनमें से वो कोई काम नहीं कर सकता है। फ्रेड ने गुर्रा कर कहा। उसने ये नहीं कहा था। जॉर्ज ने कहा, क्या तुम चाहते हो हम तुम्हारे कान साफ कर दें? ये कहते समय उसने जोंको के पेपर बैग से एक लंबा और खतरनाक दिखने वाला धातु का यंत्र निकाला। फ्रेड ने जोड़ा, यह शरीर का कोई और हिस्सा? दरअसल हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसे कहाँ डालते हैं। हरमाइनी ने जल्दी से कहा, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। मुद्दे की बात यह है कि क्या हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हम हैरी से सीखना चाहते हैं? आम सहमति की बुदबुदाहट होने लगी। जकारियस ने हाथ बांध लिए पर बोला कुछ नहीं। उसका पूरा ध्यान उस यंत्र पर टिका हुआ था जो फ्रेड के हाथ पे था। ठीक है, हरमाइनी ने कहा, वो राहत महसूस कर रही थी। अच्छा, तो अगला सवाल ये है कि हम ये काम कितनी बार करें? मुझे लगता है कि सप्ताह में कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। ज़रा ठहरो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा ये हमारे इक्विडिच प्रैक्टिस वाले दिन ना हो, और ना ही हमारी, चो ने कहा। ना ही हमारी, जकारियस से स्मिथ बोला। हरमाइनी ने थोड़ी अधीरता से कहा, हम ऐसी रात चुनेंगे जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तुम लोग जानते हो ये महत्वपूर्ण काम है। हम वोल्डेमार्ट के प्राण भक्षियों से अपनी रक्षा करना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि सचमुच महत्वपूर्ण है। शायद इस साल ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। हालांकि हमारे OWL भी आ रहे हैं, अर्नी मैकमिलन ने तेजी से कहा। उसने चारों तरफ जोश से देखा जैसे इस बात का इंतजार कर रहा हो कि विद्यार्थी चिल्लाकर कहेंगे ऐसी बात नहीं है। जब कोई कुछ नहीं बोला तो उसने आगे कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं यही समझ पाता हूँ कि मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण दौर में हम पर इतनी बेकार टीचर क्यों थोपी है। जाहिर है वो तुम जानते हो कौन की वापसी को नकारना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसी टीचर देना जो रक्षात्मक मंत्रों का प्रयोग करने में हमें जानबूझकर रोक रही है। हरमाइनी ने कहा, हमें लगता है अम्बरिज की गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रशिक्षण इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उनके मन में ये पागलपन भरा है कि डंबलडोर स्कूल के विद्यार्थियों का इस्तेमाल अपने सैनिकों की तरह करना चाहते हैं। वो सोचती हैं वो हमें मंत्रालय के खिलाफ तैयार कर सकते हैं। ये खबर सुनकर लगभग सभी विद्यार्थी स्तब्ध रह गए। सिर्फ लूना लवगुड सामान्य बनी रही। उसने कहा, हाँ ये बात समझदारी भरी लगती है। आखिर कॉर्नेलियस फज के पास अपनी निजी सेना है। क्या? हैरी इस अप्रत्याशित जानकारी से भौंचक्का रह गया। लूना ने संजीदगी से कहा, हाँ उनके पास हेलियोपैथ्स की सेना है। हरमाइनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं उनके पास नहीं है। हाँ है, लूना बोली। नेविल ने चकराते हुए पूछा, हेलियोपैथ्स क्या होते हैं? वो अग्निजीव हैं, लूना ने कहा, और उसकी बाहर निकलती हुई आंखें चौड़ी हो गईं। लपट उगलते ऊंचे ऊंचे प्राणी जो ज़मीन पर दौड़ते हुए चलते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज़ को जला देते हैं। हरमाइनी चिढ़कर बोली, नेविल वो होते ही नहीं हैं। वो होते हैं, लूना ने गुस्से में कहा। हरमाइनी तेजी से बोली, लेकिन इस बात का सबूत कहाँ है? बहुत से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं। तुम बहुत संकीर्ण विचारधारा की हो, इसलिए तुम्हें हर सबूत अपनी नाक के नीचे चाहिए।
जिनी ने प्रोफेसर अम्बरीश की इतनी बढ़िया नकल की कि कई विद्यार्थी दहशत में आसपास देखने लगे और फिर हंस पड़े। हम ये फैसला कर रहे थे कि आत्मरक्षा करना सीखने के लिए हम कितनी बार मिलेंगे। हाँ, हरमाइनी ने तत्काल कहा। जिनी, तुमने सही कहा। ली जॉर्डन बोला, सप्ताह में एक बार ठीक होगा। जब तक कि एंजेलिना ने बोलना शुरू किया, हाँ, हम क्विडिच मैच के बारे में जानते हैं। देखो, दूसरा फैसला ये करना है कि हम कहाँ मिलेंगे। ये ज़्यादा मुश्किल था। सभी विद्यार्थी खामोश हो गए। केटी बेल ने कुछ पल बाद सुझाव दिया, लाइब्रेरी। मुझे नहीं लगता मैडम पिंस हमें लाइब्रेरी में मंत्रों का प्रयोग करने देंगी। हाँ, रॉन ने कहा, मैगोनिकल हमें अपने क्लासरूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकती हैं। जब हैरी त्रिकोणीय टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था तब भी तो उन्होंने इजाज़त दी थी। लेकिन हैरी को भरोसा था इस बार मैगोनिकल इतनी मेहरबान नहीं होंगी, क्योंकि हैरी को यह स्पष्ट एहसास था इस समूह को वो काफ़ी विद्रोही मानेंगी। ठीक है, हम कोई ना कोई जगह खोज लेंगे। पहली मीटिंग का समय और तारीख तय करने के बाद हम सबको खबर देंगे। हरमाइनी ने कहा। उसने अपने बैग में हाथ डालकर चर्मपत्र और कलम निकाले। फिर वो झिझकी जैसे खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार कर रही हो। मुझे लगता है यहाँ मौजूद हर विद्यार्थी को अपना नाम चर्मपत्र पर लिखना चाहिए। यहाँ साइन करने का मतलब ये होगा कि हम अम्बरीज या किसी और को ये बात नहीं बताने का वादा कर रहे हैं। फ्रेड ने चर्मपत्र लिया, खुशी से साइन किए, लेकिन हैरी का ध्यान तत्काल इस तरफ गया कि विद्यार्थी सूची में अपना नाम लिखने की संभावना से खुश नजर नहीं आ रहे थे। जकारियस ने चर्मपत्र नहीं लिया जो जॉर्ज उसे देने की कोशिश कर रहा था। देखो, मुझे लगता है अर्नी मुझे बता देगा मीटिंग कब है। अर्नी खुद साइन करने में झिझक रहा था। हरमाइनी ने भौहें उठाकर देखा। देखो, हम परफेक्ट हैं। अगर ये सूची किसी को मिल गई तो अगर अम्बरीज को पता चल गया। हैरी ने उसे याद दिलाया, तुमने अभी अभी कहा था इससे महत्वपूर्ण काम कोई दूसरा नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ, मैं तो बस। हरमाइनी ने चिढ़कर कहा, अर्नी तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं इसे यूं ही कहीं पड़ा छोड़ दूंगी? नहीं, जाहिर है नहीं। जाहिर है मैं साइन कर देता हूँ। अर्नी की बात किसी ने भी आपत्ति नहीं की। हालांकि हैरी ने देखा चो की सहेली अपना नाम लिखने के पहले चो को चिढ़कर देख रही थी। जब आखिरी विद्यार्थी जकारियस ने साइन कर दिए तो हरमाइनी ने चर्मपत्र वापस अपनी बैग में रख लिया। अच्छा, काफ़ी समय हो गया है, फ्रेड ने उठते हुए तेज़ी से कहा। जॉर्ज, ली और मुझे कुछ गोपनीय सामान खरीदना है। तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। 2-2, 3-3 करके बाकी का समूह चला गया। चो ने बाहर निकलने से पहले अपने बैग की चेन लगाने में बहुत देर लगाई। उसके बालों का लंबा काला पर्दा उसके चेहरे को छिपाने के लिए आगे आ गया था, लेकिन उसकी सहेली हाथ बांधे उसके पास खड़ी होकर अपनी जीभ चटका रही। अच्छा, मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, हरमाइनी ने खुशी से कहा। हैरी और रॉन के हाथ में बटर बियर की बोतल थी। जकारियस तो बहुत घटिया है, मुझे भी वो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं मेहनत कश के टेबल पर अर्नी और हान्ना से बातें कर रही थी तो उसने मेरी बातें सुन ली थी। वो आने में दिलचस्पी दिखा रहा था। वैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा है। मेरा मतलब है, अगर माइकल कॉर्नर जिनी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा होता तो वो और उसके दोस्त नहीं आए होते। अपनी बोतल की आखिरी बूंदे गटक रहे रॉन का गला बंद हो गया। बटर बियर छलक कर कपड़ों पर फैल गई। वो क्या कर रहा है? रॉन ने गुस्से में कहा। उसके कान कच्चे गोश्त की तरह लाल हो गए। जिनी उसके साथ डेटिंग कर रही है? मेरी बहन उसके साथ घूम रही है, तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल कॉर्नर? देखो, मुझे लगता है इसीलिए वो और उसके दोस्त आए थे। जाहिर है आत्मरक्षा में उनकी दिलचस्पी होगी, लेकिन अगर जिनी ने माइकल को इस बारे में नहीं बताया होता तो। ये कब हुआ? उसने ये कब किया? वो यूल बॉल में मिले थे और पिछले साल के आखिर में डेटिंग करने लगे थे, हरमाइनी ने शांति से कहा। रॉन ने गुस्से में पूछा, माइकल कॉर्नर कौन सा था? सांवला वाला, हरमाइनी ने कहा। रॉन ने तत्काल कहा, मुझे वो पसंद नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हरमाइनी ने धीरे से कहा। रॉन ने हरमाइनी के पीछे पीछे तांबे के डिब्बे में रखी कलमों की कतार के पास से गुजरते हुए कहा, लेकिन मुझे तो लगता था कि जिनी हैरी की दीवानी है। हरमाइनी ने उसकी तरफ थोड़ी करुणा से देखा और फिर सिर हिलाया। जिनी हैरी की दीवानी थी, लेकिन उसने महीनों पहले हार मान ली। जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, उसने दयालुता से हैरी से कहा, जब वो एक लंबी काली सुनहरी कलम को उलट पलट कर देख रही थी। हैरी का दिमाग अब भी विदाई के समय चो के हाथ लहराने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसे ये विषय रॉन जितना दिलचस्प नहीं लगा। रॉन तो गुस्से में कांप रहा था, लेकिन इससे हैरी को वो बात समझ में आ गई जिसकी तरफ उसने अभी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए अब वो मेरे सामने बात करती है?
वो पहले मेरे सामने कभी बात नहीं कर पाती थी। उसने हरमाइनी से कहा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं ये वाली ले लूँ। उसने काउंटर पर जाकर 15 सिकल और 2 नट दिए। रॉन अब भी उसके पीछे लगा हुआ था। रॉन, इसीलिए जिनी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो माइकल के साथ डेटिंग कर रही है। वो जानती थी कि तुम्हें बुरा लगेगा। अब इसके बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किसी चीज़ के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ। रॉन सड़क पर चलते समय पूरे रास्ते यही बुदबुदाता रहा। हरमाइनी ने हैरी की तरफ आंखें चढ़ा लीं और फिर दबी आवाज़ में बोली, जबकि रॉन अब भी माइकल कॉर्नर के बारे में बुरी बुरी बातें बुदबुदा रहा था। माइकल और जिनी का तो ठीक है, चोर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने जल्दी से पूछा। देखो, उसकी आंखें तो तुम्हारे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, है ना? हैरी को पहले ये कभी एहसास नहीं हुआ था हॉग्समीड गांव कितना सुंदर था।